तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी प्रियान सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने प्यारे से चैनल पे अचीव विद प्रियांश पे। तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम करते क्या है, फूड का ब्रेकडाउन करते हैं और उससे हमें मिलती क्या है, एनर्जी मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन में होता क्या है, हमें देखने को मिलता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये दोनों में देखने को मिलेगा, हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा एज वेल एज एनिमल्स के अंदर भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, बट उसको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस होता है ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में? अगर हम बात करते हैं ब्रीथिंग के बारे में तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है, बट वहीं अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे समझते हैं? देखो, ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग हमने लिखा है एक फिजिकल प्रोसेस है एंड अकर्स इन लंग्स। ये हमें कहां देखने को मिलेगा, लंग्स में देखने को मिलता है। ब्रीथिंग इज आल्सो कॉल्ड एज वेंटिलेशन, जहां पे नॉर्मली क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर हम इनटेक करते हैं और उसको हम लोग लंग्स के पास ले जाते हैं और लंग्स के अंदर जो एयर है उसको हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी कि इंस्पिरेशन ऑफ एयर एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर। यानी कि हम कैसे एयर को अंदर इनटेक कर रहे हैं और बाहर कैसे उस एटमॉस्फेयर में हम रिलीज कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। एंड ये लिखा प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑफ एयर। लास्ट इज नो एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी एनर्जी का रिलीजमेंट नहीं होता, यानी कि एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इंस्टेड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है या इसको हम बोल सकते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीथिंग को भी इन्वॉल्व करता है, यानी कि विदाउट ब्रीथिंग रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज अकर्स इन सेल्स। यह हमें कहां देखने को मिलेगा, जैसे हमने इसको देखा तो अकर्स इन लंग्स। बट अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो ये कहां हो रहा है, सेल्स के अंदर में हो रहा है और मोस्टली कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड सेकंड स्टेप हमें कहां देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि रेस्पिरेशन में होता क्या है कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनर्जी रिलीज, इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग पहला टॉपिक यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे ये, इसको हम बोल सकते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस या इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो हम एक फ्लो डायग्राम की तरह समझते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रोसेस हमें रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलता है वो होता है क्या है, अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो इसमें हमें टोटल 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ब्रीथिंग, या जिसको हमने क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वेंटिलेशन, जहां पे नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलेगा, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन देखने को मिलता है। सेकंड, इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहां पे नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसके किसके बीच में हमें देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलता है बिटवीन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एट द ब्लड वेसल्स। एंड ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होते हैं। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन जाएगा टिश्यूज के पास एंड जो टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे वो जो है मूव करते हुए कहाँ आएंगे, लंग्स की तरफ आते हैं। फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, जहां पे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होगा वो इस बार होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स एंड टिश्यूज के अंदर ये पहुंचते हैं ऑक्सीजन एंड हेल्प करते हैं इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो लास्ट स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पे होता क्या है,
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं, इसके से क्या होता है हमारे पास CO2 प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन को एक फ्लो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन, अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में तो ये क्या है, ये बायोकेमिकल या इसको हम बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन में होता क्या है, तो ये होता है इंस्पिरेशन, यानी कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, हम क्या करें इसको इनहेल करें। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगा हमारे पास, डिफरेंट पैसेज को फॉलो करते हुए ये पहुंच जाएगा हमारे पास कहाँ, लंग्स के बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई। वहां पे क्या होता है, वहां पे हमें देखने को मिलता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, बिटवीन एल्वेलाई एंड द ब्लड वेसल्स, इसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब होता क्या है यहाँ पे डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है, और इस टाइप का जो रिस्पायरेशन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड होंगे वो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। फिर से क्या होगा, थर्ड स्टेप हमें देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो ऑक्सीजन यहाँ पे है ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा और पहुंचेगा कहाँ पे, दूसरे ब्लड वेसल्स के ब्लड कैपिलरीज के पास, जो कि किसके करीब होंगे, वो सेल या टिश्यूज के करीब होंगे, जहां पे क्या हो रहा होगा, जहां पे हमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसके अंदर इंटर किया, इस सेल के अंदर पहुंचा, ठीक है, वहां पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन देखने को मिल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली कहाँ होता है, अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, तो वो होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ज्यादा अमाउंट में है, तो हमको पता है डिफ्यूजन का जो लॉ होता है उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ये मूव करेगा कहाँ पे, बाहर की तरफ, एटमॉस्फेयर में कम है, तो ये क्या होंगे, इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है, कहाँ पहुंचेंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमें देखने को मिलेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास उस ब्लड वेसल के पास जो अल्वेलाई से नजदीक में है, और यहाँ से फिर से क्या होगा, डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, पैसेज यानी कि अल्वेलाई से होते हुए जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से होते हुए ब्रोंकस, ब्रोंकस से होते हुए बस नेजल पैसेज, एंड फिर लास्ट में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल, ये कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पाथवे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स देखने को मिल रहा है। फर्स्ट इज ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं या वेंटिलेशन बोलते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड आवर लंग्स, या बोल सकते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। सेकंड स्टेप हमें देखने को मिला डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये इसके अंदर होंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, और ये इसके बीच में हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगा, या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एंड फोर्थ इज, फिर से हमें देखने को मिलेगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, और इस टाइप का जो रिस्पायरेशन होगा, अभी ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। एंड लास्ट प्रोसेस जहां पे हमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है। अब समझते हैं ये जितनी भी चीजें हुई रेस्पिरेशन की, अगर हम बात करते हैं तो क्या ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस के बारे में, यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप, ये क्या होती हैं, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती हैं, यानी कि अलग अलग होंगी। बट वहीं अगर हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में, तो ये क्या होता है, ये मोस्टली हमें हर जगह पे सेम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया गया है रिस्पायरेशन का, ऑन द बेसिस और द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे थे। अब होता क्या है, लाइक हम पढ़ते हैं सबसे पहली चीज, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये ब्रेक कर जा रहे हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ब्रेक कर रहा है पायरुवेट यानी कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये चीजें हो कहाँ रही हैं, ये हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो फर्स्ट स्टेप हमें देखने को मिल रहा है,
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट के अंदर, ये सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। तो डिफर क्या करता है, अब ये जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स है ये ब्रेक करते हैं डिफरेंट केसेस में। पहला हम बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड केस हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता क्या है और कहाँ होता है इसको समझते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक करते हैं किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितनी एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, लगभग 38 ATP का अगर बात करते हैं। ठीक है, कहाँ हो रहा है, तो ये मोस्टली कहाँ हो रहा है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो फर्स्ट स्टेप हमें देखने को मिला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट के अंदर, ये कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, जो हमने देखा कि पायरुवेट मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो कहाँ हो रहा है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लेते ही क्या होता है, हमारे दिमाग में एक चीज आती है, ठीक है, और वो हमको पता है वो क्या होता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता क्या है, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है किसका, C2H5OH का प्लस CO2 प्लस ATP रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ओनली 2 ATP का। ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो ये हमें देखने को मिलता है ईस्ट सेल के अंदर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और द absence ऑफ ऑक्सीजन। हमने रेस्पिरेशन को दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया है, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, सो दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने देखा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या कोई और केस बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। एनसीईआरटी में एक और दिया गया है केस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड केस अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, थर्ड इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन मिल तो रहा है हमें बट उतना नहीं मिल रहा जितना हमें चाहिए होता है। ठीक है, और ये कब होगा, जैसे हम क्या करें, लगातार दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो दौड़ते वक्त क्या हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बट हमें उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो उस वजह से होता क्या है, उस वजह से होता है पेन, क्रैम्प आते हैं। ठीक है, कैसे, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लैक ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक कर जाते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में, प्लस एटीपी रिलीज होता है, कितना, बहुत कम, 2 ATP है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब ये हमारी मसल सेल्स में, कहां पे होता है, ये हमारी मसल सेल्स के अंदर होता है। कौन सी मसल सेल्स में होगा सर, तो ये कौन सी मसल सेल्स के अंदर होगा, ऐसी मसल सेल्स जो किससे अटैच होंगे, बोन से अटैच होते हैं, वहां पे हमें ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके से होगा क्या, सडन डिपोजिशन, या बोल सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स, मसल सेल्स क्या कॉज करता है, कॉज इज क्रैम्प। ठीक है, लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से होता क्या है, हमारे पास क्रैम्प होते हैं, एनसीईआरटी के पास लाइन होती है। ठीक है, तो ये बात है, क्लियर है। अब हम समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं
की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, तो हमने देखा था वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता था, एनर्जी का प्रोडक्शन क्या होता था, काफी ज्यादा होता था। हमने देखा था 38 एटीपी का फॉर्मेशन लगभग हो रहा था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर, तो इनकी एनर्जी प्रोडक्शन काफी क्या होती है, इन कंपैरेटिव टू एरोबिक रिस्पायरेशन बहुत कम होती है। ठीक है, यानी कि ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हमें यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज देखने को मिल रहा था। जैसे हमने देखा था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में ब्रेक करते, पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो ये क्या था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। वहीं अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि ना ही यहाँ पे पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा था, ना ही यहाँ पे क्या होता पूरी तरीके से जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे उनका ब्रेकडाउन हो रहा था। नेक्स्ट इज इट इज अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रहा है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो ये कहां पे देखने को मिलेगा हमें, ओनली इन द साइटोप्लाज्म रीजन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस केस में, तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे थे। पहला हमने देखा था इथेनॉल, जिसके साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था और कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी। दूसरा वही अगर हम बात करते हैं तो हम देख रहे थे लैक्टिक एसिड, और साथ में क्या होता है हमारे पास एनर्जी का प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम मींस ह्यूमन। पहला पार्ट जो हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है वो होता है नॉस्ट्रल। यहाँ पे बाहर अगर देखने को मिला हमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, यहाँ से क्या होता है, एयर एंटर करता है नेजल पैसेज के अंदर। इस नेजल पैसेज में होते हैं कुछ हेयर्स एंड म्यूकस। हेयर्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं एयर का। वहीं अगर बात करते हैं म्यूकस के बारे में, तो वो भी क्या करते हैं, डर्ट्स को ट्रैप करते हैं और साथ साथ में फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर वो एयर मूव हो जाती है कहां पे, नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ठीक है, फेरिंग्स से जो एयर है वो पास करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिनको हम बोल रहे हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स में होता क्या है, लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। ये हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड कंटेन्स वोकल कॉर्ड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड and also contains vocal cord। यहां हमने देखा नेजल पैसेज में क्या होते हैं, 2 चीजें हमें देखने को मिली है। फर्स्ट इज एयर्स एंड सेकंड इज म्यूकस। और दोनों का ही काम क्या था, एयर्स का काम था फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, म्यूकस का काम था डस्ट को ट्रैप करना और फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हेल्प करते थे। लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो पास कर जाता है नेक्स्ट पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, जिनमें हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ सी शेप के हमें हाइलिन कार्टिलेजेस देखने को मिलते हैं। ट्रैकिया में क्या होता है हमारे पास, सी शेप कार्टिलेज देखने को मिलता है। इसका नाम क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज। इनका काम क्या है, तो ये जो सी शेप हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से। ठीक है, यानी कि वो आपस में कोलैप्स ना हो, इसकी वजह से क्या करते हैं, इसमें होते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, जो कि कैसे होते हैं, ये होते हैं इनकम्प्लीट। ये कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, तो कोई तरीके से कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि पीछे क्या होता है हमारे पास, ईसोफेगस हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो ट्राइकिया होता है, इसका काम क्या होता है, ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, ट्राइकिया में जो T5 रीजन आता है थोरेसिक वर्टिब्रेट का, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देता है 2 पोर्शन में। यानी कि जो लंग्स होते हैं वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाते हैं, और जो डिवाइड हुआ पोर्शन हुआ, ठीक है, जो रीजन हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि जो ट्राइकिया है वो डिवाइड करता है 2 पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस या बोल सकते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकस या ब्रोंकाई, ठीक है, ये छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर ब्रेक कर जाते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और इस ब्रोंक्यूल्स का जो लास्ट पार्ट होता है, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स है वो फर्दर डिवीजन करते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं किस चीज का, वो फॉर्मेशन कर देते हैं एल्वेलाइज का। एल्वेलाइज क्या होती है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक्सचेंज ऑफ
गैसेस, या बोल सकते हैं हम लोग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। लंग्स, लंग्स क्या है अगर हम बात करते हैं लंग्स के बारे में, ठीक है, तो लंग्स क्या होता है, लंग्स लोकेटेड होता है एक एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर। तो उस चैम्बर में होता क्या है या फिर वो चैम्बर बनता कैसे है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं चैम्बर का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वेंट्रली स्टर्नम होते हैं, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम हमें देखने को मिलता है, लेटरली रिब्स देखने को मिलता है, और लोअर शेप में हमें क्या देखने को मिलता है, डायफ्राम देखने को मिलता है। और ये चारों चीजें मिलकर क्या करती हैं, एक चैम्बर का फॉर्मेशन करती हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, थोरैसिक चैम्बर। क्या बोलेंगे, थोरैसिक चैम्बर। और इस थोरैसिक चैम्बर के अंदर क्या होता है, हमारे पास लंग्स लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा था, नॉस्ट्रल्स, जहां से क्या होता, एयर इंटर कर रहा था, नॉस्ट्रल से एयर कहाँ जाता, नेजल पैसेज के अंदर, जिसको हम बोल सकते हैं नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज और नेजल चैम्बर, जहां पे दो चीजें हमें देखने मिलती थी, एयर एंड म्यूकस। दोनों का ही काम क्या था, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स। नेजल पैसेज के बाद एयर मूव कर जाता साइलेंस के अंदर, ये क्या था, कॉमन पैसेज था, जिसको हम लोग ने पढ़ा था डाइजेशन के अंदर भी। सो इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेक्स्ट फेरिंग से मूव कर रहा था लैरिंग्स, जिसको हम बोल सकते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग से फर्दर एयर मूव कर रहा था कहाँ पे, ट्रैकिया के अंदर, कॉल्ड एज विंड पाइप, जहां पे हमें क्या देखने को मिला था, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज। इसका काम क्या था, प्रिवेंट करता था ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से। फर्दर ट्रैकिया डिवाइड हुआ था दो पोर्शन के अंदर, ठीक है, और वो पोर्शन कौन से थे, उनको हम बोल सकते थे ब्रोंकस और ब्रोंकाई। देन ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स में जाते थे, ब्रोंक्यूल से लास्ट पार्ट का तुम्हारे पास एल्वेलाई, जहां पे हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या चीज, पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या बोल सकते हैं इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता क्या है ये चीज, सो इट इज एन अल्टरनेट contraction and relaxation of mainly two types of muscles। कौन कौन सी मसल्स, फर्स्ट इज डायफ्राम मसल्स, और वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास क्या चीज, इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या है, ठीक है, हमें दो चीज कंडीशन पढ़नी है। पहला क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन अगर इसमें होगा तो क्या होगा, ये रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा। इसमें भी हमें वही चीज पढ़नी होती है, बट इसमें क्या होता है, हमारे पास दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड सेकंड इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इसको समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है थोरैसिक वैल्यू बढ़ जाता है, डायफ्राम में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इंक्रीज थोरैसिक वैल्यू। थोरैसिक वैल्यू में क्या होता है, हमने बताया था लंग्स क्या होता है, इट्स
चैम्बर के अंदर लोकेटेड, इसको बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर। तो थोरैसिक चैम्बर का अगर एरिया, ठीक है, उसका जो वैल्यूम है अगर वो बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक वैल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा तो थोरैसिक वैल्यूम हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन केस में क्या होगा, घट जाएगा थोरैसिक वैल्यू। यहाँ पे भी हमें वही चीज देखने को मिलेगा कि जैसे रिलैक्सेशन होगा तो थोरैसिक वैल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं ये केस क्या होते हैं, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तब के लिए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग के बारे में तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज किया जाता है, बट ये चीज हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, ये हमने देखा था आगे से वेंट्रली क्या थे हमारे पास, स्टर्नम होती थे। ठीक है, वेंट्रली क्या है, स्टर्नम है। एंड स्टर्नम में क्या होते थे, रिब्स होते थे अटैच्ड। लोअर साइड से हमारे पास लंग्स निकालते थे, एक डोम शेप डायफ्राम। ये सारी चीजें मिलकर क्या कर रही हैं, फॉर्मेशन किसका कर रही हैं, एक चैम्बर का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थोरैसिक चैम्बर। इसी के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये क्या है, ये है स्टर्नम। दीज आर कॉल्ड रिब्स। रिब्स में कौन से होगी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, सॉरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड लास्ट इज डायफ्राम, जो कि लोअर साइड में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंडीशन पे है, हमारे जो लंग्स है, ठीक है, वो कैसे हैं, नॉर्मल कंडीशन पे है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो रिब्स है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे कुछ इस तरीके से रहेंगे, जो डायफ्राम है वो नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस शेप में रहता है। ठीक है, यानी कि रिलैक्स कंडीशन पे। अब जैसे ही क्या होंगे ये, इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये रिब्स है, नॉर्मल शेप है, रिलैक्स कंडीशन पे है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये रिब्स कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगे, रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा स्टर्नम भी क्या हो जाएगा, लिफ्ट अप करेगा, स्टर्नम भी क्या होगा, ऊपर आएगा। ठीक है, रिब्स ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए। ठीक है, रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं डायफ्राम जो हमारा डोम शेप में कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहां पास कॉन्ट्रैक्शन होगा, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे कुछ इस तरीके से क्या होंगे, फ्लैट हो जाएंगे। अभी कैसे, रिलैक्स है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस शेप में हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, इसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन करवाया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये जो स्टर्नम था ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये डायाफ्राम है, ये भी क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी कि बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ये फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो रिब्स हैं ये क्या हो जाएंगे, और ऊपर उठेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर उठे, ऊपर उठे ये भी। ठीक है, जिसके से होगा क्या, हम क्या देख रहे हैं इसमें, हमने देखा कि जो थोरैसिक चैम्बर था जिसके अंदर लंग लोकेटेड थे हमारे पास, इनका जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, वॉल्यूम जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया। कुछ इतने एरिया में यहाँ बढ़ा वॉल्यूम, ठीक है, इधर भी बढ़ा वॉल्यूम। तो यानी कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम करवाएंगे क्या चीज, कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम का या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों की कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा क्या, थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा तो इनके अंदर में जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, भाई वॉल्यूम बढ़ गया, अभी इतने एरिया क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, इसका एरिया थोड़ा सा हमने बढ़ा दे तो क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। तो सॉरी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा।
ठीक है। तो क्या हुआ, प्रेशर हमारे पास क्या होगा, थोरैसिक जो प्रेशर था वो क्या हो गया, घट गया। अब जब प्रेशर घटा तो उसके से हुआ क्या, जो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोल देते हैं, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, इंस्पिरेशन। तो देखते हैं इससे इस केस में क्या हो रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन, हमें क्या क्या देखना है, इस केस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिसकी वजह से हुआ क्या, इंक्रीज थोरैसिक वैल्यूम। और थोरैसिक वैल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, इनसाइड द लंग, थोरैसिक प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और थोरैसिक प्रेशर अगर घटा तो एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर में आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सहेलेशन में क्या करना है, इसी का जस्ट अपोजिट कर देना हमें, ठीक है। जहां पे हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वहां पे हम क्या करते हैं, अगर इसको रिलैक्सेशन करवाते, कॉन्ट्रैक्शन जब हमने क्या करवा दिया, एक्सहेलेशन देखते हैं, ठीक है। हमने क्या करवा दिया, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब जैसे ही रिलैक्स करेंगे फिर से अपनी वापस स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि थोरैसिक वैल्यू हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये घटा तो थोरैसिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रेशर अगर ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा तो हम क्या करेंगे, सारी चीजें कहाँ जाएंगी, बाहर, ठीक है। जैसे एक बॉटल है, उसके अंदर अगर हम लोग पानी भर दे, ठीक है, पूरा भर दे, हम लोग क्या करें, उसको और ज्यादा पानी अंदर डालने की कोशिश करें तो क्या होगा, सारा पानी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। या फिर अगर बॉटल अगर पूरी तरीके से बंद है, ठीक है, हम क्या करें, उसको प्रेशर लगाए, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, उसका ढक्कन ऑटोमेटिकली ओपन होकर क्या आ जाएगा, सारा पानी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो प्रेशर अगर ज्यादा तो एयर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लंग से क्या हो जाएगा, एयर inside the lungs goes into atmosphere, कहाँ चले जाएंगे, जो एयर लंग्स के अंदर होगा वो कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, या हम बोल सकते हैं इसको एक्सपायरेशन। तो डिफरेंस समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैट शेप होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस केस में क्या हो रहा है, जो डायफ्राम हमारे पास है वो कैसा हो जा रहा है, उसमें हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे डायफ्राम कैसा है, डोम शेप है, क्यों, क्योंकि डायफ्राम किस कंडीशन में पास, यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है। चेस्ट कैविटी लार्ज जाएगी क्योंकि थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, चेस्ट कैविटी स्मॉल जाएगी क्योंकि थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। एयर हम क्या करते हैं, इसमें इंस्पायरेशन में एयर को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्सपायरेशन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, सांस हमने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। तो सांस को हमने छोड़ दिया यानी कि एयर को एक्सहेल किया, सांस हमने क्या लिया, अंदर लिया, तो यानी कि एयर को हमने इनहेल कर दिया, ठीक है। एक टर्म दिया गया रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। इनका अमाउंट कितना होता है, लगभग होते हैं वो 1100 से 1200 ml, ठीक है। इसको अगर डेफिनेशन समझते हैं हम लोग, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स टू प्रोवाइड sufficient time sufficient time to absorb oxygen and release of CO2,
यानी कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में, ठीक है, हमेशा रहेंगे टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम, ठीक है, जिससे क्या हो सके हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम मिल सके कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए और CO2 जो है हमारी बॉडी से रिलीज हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट के केस में, ठीक है। तो प्लांट के केस में क्या हो रहा है, अगर हम बात करते हैं प्लांट के केस में, गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो स्टोमेटा की मदद से होता है, ठीक है। कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड होता है दो कंडीशन पे। एक इन्वायरमेंटल कंडीशन, सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट को रिक्वायरमेंट उस गैसेस की है या नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिपेंड है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स के बारे में। जैसे हम देखते हैं प्लांट्स में क्या होता है नाइट टाइम के टाइम, ठीक है, कोई भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मेजर जो एक्सचेंज हो रहा है किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में डे टाइम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, बट इसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हो जा रहा है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग दोबारा से उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, रेस्पिरेशन, दोनों क्या हो रहे हैं, साथ साथ में किया जा रहा है। फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है प्लांट, इनटेक कर रहा है, ठीक है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, यानी कि खाना बनाने के लिए। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं डे टाइम में जो मेजर एक्सचेंज है, जो मेजर इवेंट हो रहा है प्लांट के अंदर, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं नाइट टाइम में, तो मेजर एक्सचेंज किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज होंगे। और यही रीजन है कि लाइक हमने सुना होगा अपने घर में, ठीक है, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि रात के समय, ठीक है, पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि होता क्या है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसका यूज अप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में, जहां पे हमने देखा था गैसेस एक्सचेंज हो रहा है किससे, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। So different animals used different organ for the uptake of oxygen and for the getting rid of CO2। यानी कि हमारे पास जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जिससे क्या कर सके वो ऑक्सीजन को इनटेक कर सके या अपटेक कर सके, और CO2 से क्या कर सके, छुटकारा पा सके, यानी कि उसको एक्सेल कर सके। अब डिफरेंट एनिमल्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में और एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हो, एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हो, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल में करते क्या है कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड एक्वाटिक एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर, यानी क्या करते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स को इनटेक करते हैं, उसके अंदर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रीथिंग इन फिश, यानी कि फिश के बारे में बात करते हैं। इसमें हमें कैसे देखने को मिला, देखो फिश क्या है, ये क्या हो, टेकिंग वाटर थ्रू द माउथ, यानी कि पानी आया, ठीक है, फिश, ठीक है, एक तरफ से इधर से लिया, ठीक है, वाटर लिया, इधर से वाटर लिया, यानी कि हर जगह से क्या कर रहे हैं, वाटर को इनटेक किया, ठीक है। अब जब वाटर गए अंदर में, ठीक है, तो उसमें से क्या होंगे, ऑक्सीजन जो बबल्स होंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे ये शक कर लेते हैं, ठीक है, उनको शक करके अब नेक्स्ट क्या होगा, रिमूव वाटर थ्रू द गिल्स, ठीक है, और क्या होगा, गिल्स के थ्रू क्या होंगे, वाटर्स निकलते चले जाएंगे एंड डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, ठीक है। और ब्लड से क्या कर, सॉरी, जो डिजोल्व ऑक्सीजन वो कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। इस केस में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं फिश वाले केस में, तो हम ये देख रहे हैं कि जो माउथ है, ठीक है, जब माउथ ओपन रहेगा तो हमारे पास जो गिल्स है वो क्लोज रहने वाले हैं, और जब गिल्स ओपन रहेंगे तो माउथ क्लोज रहेगा, ठीक है। यानी कि जब क्या हुआ, माउथ ओपन था, माउथ ओपन था, तो गिल्स कैसी हो गई, क्लोज। क्यों, क्योंकि जब माउथ से हम पानी ले रहे हैं, ठीक है, तो गिल हमारा बंद होना चाहिए, ठीक है, जो गिल है फिशेस को क्या होंगे, बंद रहेंगे, जिससे कि जो वाटर ऐसा ना कि वो पानी इधर से आया उधर से निकल गया, ठीक है। होना क्या चाहिए, जैसे ही माउथ ओपन हुआ गिल्स क्या हो गई, क्लोज हो गई, वाटर आया अंदर में, ठीक है, वाटर गया मुंह के अंदर, अब वहां से क्या उन्होंने ऑक्सीजन को सक कर लिया, उस डिजोल्व, ठीक है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन थे, ठीक है, वाटर के अंदर, उसको उन्होंने निकाल कर सक कर लिया। अब क्या होगा, सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, रिमूव वाटर थ्रू द गिल्स, अब क्या हो जाएगा, माउथ क्लोज हो जाएगा और गिल्स क्या हो जाएंगे,
ओपन हो जाती हैं और पानी क्या हो जाएगा, गल्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं। और इस तरीके से क्या होगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा फिर सारी सेल्स के पास पहुंच जाते हैं। एक नोट करने वाली पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग होगा वो क्या होगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में हमसे कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या होगा, हमें एटमॉस्फेयर में मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको क्या चाहिए, ये बहुत फास्ट ब्रीथिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको क्या होगा, ऑक्सीजन, अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक यानी कि पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन के जो अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होंगे, इनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगी। बट वही अगर हम अपनी बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या है, अबंडेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हमें ऑक्सीजन देखने को मिल जाएंगे। रिस्पायरेशन वाला टॉपिक था, ये हुआ हमारा यहीं पे समाप्त। ठीक है, और होप सो आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसा कि हमारे पिछले 2 वीडियोस में, ठीक है, काफी अच्छे व्यूज, लाइक्स एंड कमेंट्स किए हैं, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा प्यार दिखेगा। ठीक है, धन्यवाद।